नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं एबीएससी से। तो बेसिक मैथ्स की ये प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हमारा टॉपिक चल रहा है। तो उसमें हम आज का जो सब टॉपिक लेंगे वो लेंगे वर्ग और वर्गमूल लेंगे। वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल को कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है? ये कोई संख्या है x, इसको अपन ने 2 बार गुणा कर दी और इसको अपन ने इस प्रकार से लिख दिया, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 है। तो अगर हम आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, ये नियम होता है इसमें। वो नियम आगे आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक बार आप लोग इतना ध्यान रखिए कि अगर दो एक जैसी संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो उसकी पावर भी 2 हो जाएगी। तो इसकी पावर को हो गई 2 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स का वर्ग है। ये एक्स का वर्ग है, एक्स स्क्वायर। यानी इससे हम यह कह सकते हैं कि एक्स का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इससे अपन एक्स गुणा एक्स से लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स से लिख सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल होगा इसका, जैसे 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 को अपन 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 यानी 25। तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। 5 का वर्ग हो गया 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। तो इस प्रकार से आप लोगों को करने हैं। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है? जैसे कि 25 को अपन ने इस प्रकार से लिख दिया 25 अंडर रूट, और ये अंडर रूट होता है, यहाँ पे लगती है पावर 2। तो अंडर रूट का मतलब है कि 25 को 2 भागों में तोड़ लिया, 5 गुणा 5। तो इन 2 जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर आएगा, वो मैं अभी बताऊंगा आगे आपको स्क्वायर रूट निकालने की वीडियो में। तो ये हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से वर्गमूल निकलता है। तो वर्गमूल को अपन एक और किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे 25 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं इसे। तो ये हो गया वर्गमूल। अब देखिए वापस आइए इस टॉपिक पर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी एक्स का वर्ग हो गया वाई, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वाई का वर्गमूल हो गया एक्स। तो ये है वर्ग एक्स और ये है वर्गमूल। तो ये हो गया अपना स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब वर्गमूल की विधियां, वर्गमूल की विधियां, वर्गमूल की 2 प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। 2 विधियां होती है। पहली होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड, और दूसरी होती है भाग विधि। पहले गुणनखंड और दूसरी हो गई भाग विधि। भाग विधि होगी तो अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया 144। 144 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, और दोनों विधियों से अपन निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि देखिए, गुणनखंड विधि में किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। 144 का गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 7 2, फिर 2 से भाग जाएगा 36, फिर 2 से भाग जाएगा 18, फिर 2 से भाग जाएगा 9, फिर 3 से भाग जाएगा 3, और फिर 3 का 3 में एक बार जाएगा। तो अपन किस प्रकार से लिखेंगे इसको? रूट 144 बराबर अंडर द रूट। अंडर रूट में 144 के ये जितने भी गुणनखंड हुए उन्हें लिख देना है।
तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। अब इसे देखिए, इसे बाहर कैसे लाएंगे अंडर रूट से। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि यहाँ पे पावर लगी है 2, 2 का मतलब होता है इससे 2 के जोड़े बाहर आएंगे, 2 के जोड़े बाहर आएंगे, यानी 2 जोड़ों में से एक बार आएगा, इन 2 जोड़ों में से एक बार आएगा, इन 2 जोड़ों में से एक बार आएगा। तो सबसे पहले इस जोड़े में से एक 2 बार आ गया, इस जोड़े में से एक 2 बार आ गया और इस जोड़े में से एक 3 बार आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो ये आ गया आंसर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 144 का वर्गमूल होता है 12। ये गुणनखंड विधि होगी, इसी प्रकार से गुणनखंड विधि होगी। अब दूसरी भाग विधि देख लेते हैं। तो 144 को इस प्रकार से लिखना है और ये बना देना है। अब पीछे से इसके 2 के जोड़े बनाने, 2 के जोड़े बनाएंगे और ये 1 का जोड़ा बन रहा है तो इसे 1 ही पड़े रहने देंगे। अब इसमें काम क्या लेने, इसमें वर्ग काम में लेने। जैसे 1 का वर्ग हो गया 1, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। अब इसमें देखना क्या है कि इस संख्या का कौन सा स्क्वायर है, यानी इस संख्या से जो अपन स्क्वायर चुनेंगे उसका मान है वो इस संख्या से बराबर या कम आना चाहिए। यानी 1 का स्क्वायर देखेंगे तो 1 आ रहा है तो 1 इसके बराबर है, और अगर इससे आगे जाएं 2 का स्क्वायर है तो वो हो गया 4। 4 1 से बड़ा है, इसलिए अपन इसे 2 का उपयोग यहाँ पे नहीं ले सकते, 1 का उपयोग लेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर है 4। 1 का स्क्वायर 1 है तो अपन यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिखेंगे। लिख दिया। अब इन दोनों की गुणा करेंगे और वो यहाँ पे लिखेंगे 1 लिख दिया। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और उसके बाद वापस 2 का जोड़ा नीचे उतर जाएगा, तो ये उतार दिया। अब इस तरफ जो नीचे लिख रहे हैं वो जुड़ेंगे और यहाँ पे जो आएंगे वो इन दोनों की गुणा करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 और 1 हो गया 2। अब आ गया 44। अब 44 का अपन किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें 2 में किसकी गुणा करेंगे कि 44 आ जाए। तो यहाँ पे जो अपन संख्या की गुणा करेंगे वो 1 तो यहाँ पे लिखेंगे और 1 ही यहाँ पे लिखेंगे और 1 लिखेंगे यहाँ पे, 3 जगह पे लिखेंगे। तो अब अगर यहाँ पे 21 की गुणा करवा दी, जैसे मान लिया 21 गुणा 1, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखेंगे तो 21 आगे, 21 इससे छोटा है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, 2 लिखेंगे वहाँ पे, 2 22 गुणा 2, तो ये 2 गुणा 2 4 और ये 2 गुणा 2 4, यानी ये 44 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 यहाँ पे लिखेंगे, 1 ही 2 यहाँ पे लिखेंगे और 1 ही 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आ गया 44। 22 की 2 से गुणा करी तो आ गया 44, 44 का 44 माइनस किया तो आ गया 0। तो इसका मतलब हो गया ये वर्गमूल आ गया 12 144 का। तो ये भाग विधि है वर्गमूल की। अब नेक्स्ट देखते हैं घन और घनमूल। क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब का मतलब क्या हो गया, यानी x की पावर हो गई 3, स्क्वायर का मतलब x की पावर 2, क्यूब का मतलब हो गया x की पावर 3। x की पावर 3 का मतलब है x को 3 बार गुणा किया, x गुणा x गुणा x। तो ये हो गया x का घन, इसे बोलते हैं x का क्यूब। अब देखिए 4 का क्यूब कितना होगा, 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये आ गया हमारे पास 64। यानी 4 का क्यूब हो गया 64, यानी 4 का घन हो गया 64 और 64 का घनमूल हो गया 4। 64 का घनमूल, घनमूल में क्या क्या करते हैं, 64 की पावर लगाएंगे, 64 का रूट कर दिया अंडर रूट और इसकी पावर कर दी 3, इसका मतलब हो गया घनमूल। और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 64 की होल पावर 1/3। ठीक है, तो ये हो गया घनमूल।
तो 64 का घनमूल कितना आएगा 4। कैसे, इसमें भी दो विधि होती है, गुणनखंड और भाग विधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि देखते हैं। तो गुणनखंड में क्या, इसके टुकड़े करने हैं 64 के, घनमूल की विधियां, घनमूल निकालने की विधियां दो होती है। पहली गुणनखंड, दूसरी भाग विधि। इसमें भाग विधि है वो थोड़ी हार्ड पड़ती है और गुणनखंड विधि इजी पड़ती है। देखिए फॉर एग्जांपल अपने ले लिया 64 ले लिया और इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं और 64 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। तो इसका घनमूल कितना होगा, तो इसका घनमूल निकालने के लिए अपन इसके टुकड़े करेंगे 2 से, 2 3 6 और 2 दूनी 4, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 1, यानी क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू हो गया क्यूब रूट बना दिया 1 2 3 4 5 6, तो 2 को 6 बार लिख दिया। अब स्क्वायर रूट में हमने 2 के जोड़े बाहर लिए थे, अब क्यूब रूट है तो इसमें अपन 3 के जोड़े से एक बार लेंगे। 3 का जोड़ा 1 बन रहा है तो इससे 1 2 बार आ गया, और इस 3 का जोड़ा 1 बन रहा है तो इससे 1 2 बार आ जाएगा, तो ये हो गया 4, यानी 64 का घनमूल हो गया 4। ये इतनी बात आप लोगों के समझ में आई या नहीं, ये बता दीजिए। समझ में आई है तो कमेंट कीजिए और नहीं आई है तो कमेंट कीजिएगा। इससे सरल आप लोगों को यूट्यूब पर और कोई नहीं बता सकता। तो नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे वर्गमूल हो गया अपना और घनमूल करा रहे हैं, तो घनमूल निकालने की जो विधि है वो मैं बताऊंगा। तो घनमूल निकालने की भाग विधि बच गई, तो भाग विधि को भी बताते हैं। उससे पहले अपन थोड़ी बातें वर्गमूल के बारे में और करते हैं। तो वर्गमूल के नियम होते हैं कुछ। वर्गमूल के नियम, वर्गमूल के नियम, रूल ऑफ स्क्वायर रूट। वर्गमूल का नियम नंबर पहला ये कहता है कि वर्गमूल केवल धनात्मक संख्याओं का ही निकलता है, यानी वो संख्या ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी a मान ली कोई संख्या है, उसका अपन वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी धनात्मक होनी चाहिए और 0 के बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन फॉलो करनी है। और वर्गमूल है जो कभी भी a स्मॉलर देन 0 के लिए नहीं निकलता, यानी कोई संख्या अगर ऋणात्मक होगी तो उसका अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उसका अपन वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि वर्गमूल है वो शून्य या धनात्मक होता है। ये तो पता चल गया क्योंकि वर्गमूल शून्य का और धनात्मक संख्या का निकलेगा। लेकिन एक बात और है, वर्गमूल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है। रूट a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अगर इसका मान निकालें, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 4 का स्क्वायर रूट अपन ±2 लिखते थे छोटी क्लासों में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। 4 का वर्गमूल हमेशा 2 ही सही होता है, +2 का ही लेना है, -2 का नहीं लेना है। नंबर 3 बात है कि 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा 0 होगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 होगा। नंबर 4 कि रूट a + b,
इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, ये बात सत्य है या नहीं? ये बात सत्य नहीं है, इसलिए इसको नॉट इक्वल टू कर दिया। रूट ए प्लस बी नॉट इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, और इसमें कंडीशन भी ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बात होनी चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ए ले लेते हैं अपन 9 बी 16। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक करेंगे, दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए। तो रूट ए प्लस बी 9 प्लस 16, और राइट हैंड साइड में चल रहा है अपना रूट 9 प्लस रूट 16, तो 16 और 9 हो गए 25, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, और 16 का हो गया 4, 25 का स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 3 प्लस 4, यानी 5 7 के बराबर है क्या? नहीं है, इसलिए अपन ने नॉट इक्वल टू हो गई ये दोनों, यानी ये बात है वो सत्य नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा। नंबर 5 पे आती है अपनी बात कि रूट ए माइनस बी नॉट इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी, इसमें ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, इसमें ए बी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ए छोटा होती है नेगेटिव संख्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी तो ये इसका मान है वो काल्पनिक संख्या में आ जाएगा, आयोटा में आ जाएगा, आयोटा में आ जाएगा। इसलिए इसका मान है, ए का मान है वो बी से बड़ा होना चाहिए। छठी बात है रूट ए बी नॉट इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, यानी रूट ए बी बराबर नहीं होगा रूट ए इंटू रूट बी। इसमें क्या है, ए और बी दोनों हैं वो ग्रेटर देन 0 से बड़े और 0 के बराबर हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते। नंबर 7 पर आता है ए अपॉन बी रूट ए अपॉन बी इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी, यानी ये बात सत्य है। अब ये हो गए वर्गमूल निकालने के नियम। तो वर्गमूल निकालने के नियम अपने समझ लिए, और इसके बाद में क्या करने हैं, घनमूल निकालना है अपने को। तो घनमूल 2 विधियों से निकलता है। सबसे पहली विधि थी गुणनखंड विधि थी, और उसके बाद में अपन एक विधि और बताई थी भागफल विभाजन विधि या भागफल विधि। तो विभाजन विधि अपन अभी देखेंगे। घनमूल की विभाजन विधि। जैसे अपन ने ले लिया, बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 2744 का क्यूब रूट निकालना है, और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2744 की पावर 1/3। गुणनखंड विधि से तो इसके गुणनखंड करेंगे और निकाल लेंगे, लेकिन भागफल विधि थोड़ी हार्ड है तो कोई बताता नहीं है, तो इसलिए देखिए भागफल विधि किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसे सबसे पहले लिखना है 2744 इस प्रकार का बना देना। उसके बाद में ये क्या है, घन मूल है, इसकी पावर 1/3 है और आगे 3 है, तो इसका मतलब इसमें पीछे से 3 जोड़े बनाएंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे, और आगे चाहिए यहाँ पे 1 बच्चों से 2 बच्चों, उसे वैसे ही रहने देना है। अब इसमें काम क्या आएंगे, इसमें आएंगे घनमूल काम आएंगे। जैसे घन काम आएंगे, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब हो जाएगा 729, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। तो अब इस 2 को क्यूब से चेक करना है। जैसे 1 का क्यूब 1 है तो इसके बराबर ही ऐसे छोटा आना चाहिए 2 से, जो भी अपन संख्या लेंगे यहाँ पे। तो अब 2 का क्यूब चेक करते हैं, 2 का क्यूब 8 है, यानी 2 से बड़ा है,
इसलिए अपन 1 का क्यूब 1 लेंगे यहाँ पे, तो 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 यहाँ पे रखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे और इन दोनों की जो गुणा होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 1 1 2 बार 1 और जोड़ने हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट में हमने यहाँ पे 2 बार 1 रखे थे और इसमें अपन 3 बार 1 रख रहे हैं। तो 2 में से इस 1 को घटाना है तो ये आ जाएगा 1 और ऊपर से पूरा जोड़ा उतर जाएगा 7 4 4। अब इन तीनों को जोड़ लेना है 3। अब वापस आगे क्या करेंगे, अब इस वाले टर्म में पीछे से 2 अक्षर छोड़ने हैं, पीछे से 2 अक्षर छोड़ेंगे तो आगे बचेंगे 17। 17 का अपन भाग देंगे, ध्यान से समझिए, 17 का अपन भाग देंगे इस 3 और 1 के गुणा से। 17 का भाग 3 और 1 के गुणा से देंगे तो हमारे पास लगभग आएगा 5। 5 आ गया। 5 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम 5 5 5 और 5 की गुणा करेंगे तो लगभग इतना आएगा। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 5 यहाँ पे लिखना होगा, 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे और 1 5 यहाँ पे होगा, उसके बाद में होगा। तो अपन ये अनुमान लगाए। अनुमान कैसे लगाए, पीछे की 2 संख्या छोड़ के और आगे की जो संख्या बचेगी उसका भाग देना 3 और 1 की गुणा से। तो ये 5 बता रहे हैं। तो अब अपन चेक करेंगे 35 गुणा 5 कितना आ रहा है, 3 5 15 और 175 और गुणा 5, तो इसका आ गया 25 37 875। तो ये इसका मान नहीं आ रहा है। अब देखिए अपने को 5 या 5 से छोटे अक्षर लेने थे, तो 5 से छोटा क्या बचा, 4 बचा है। तो 4 के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 3 गुणा 4, यहाँ पे 4 लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे 1 की गुणा और उसमें 100 की गुणा और करेंगे, 1 गुणा 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1200 आ गया। अब यहाँ पे जो 34 लिखा था और नीचे 4 और नीचे 4, इन तीनों को गुणा करेंगे, 34 गुणा 4 गुणा 4 544। इस प्रकार से गुणा करनी और इन दोनों को जोड़ना है। तो ये आएगा 4 4 7 और 4 पूरा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रखेंगे 4 और यहाँ पे 1 रखेंगे 4 और इन दोनों की मतलब ये जोड़ आई है, उसका मान है 1744। तो इसे घटाएंगे तो आएगा 0 और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। आगे और करना होता तो इनको जोड़ लेते। वापस रिपीट करता हूँ मैं, क्यूब रूट ऑफ 27 44 का किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले अपने को संख्या रखनी है, पीछे से 3 3 के जोड़े बनाने, आगे चाहे कितना बचे। उसके बाद में अपन को क्यूब से चेक करना है कि इस संख्या से क्यूब कम और बराबर आना चाहिए। तो कम सिर्फ 1 का क्यूब है 1, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे लिखा। तो अब 1 और 1 की गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे और उसे घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1। फिर ऊपर से 3 का जोड़ा उतार दिया और यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के लिख दिया। उसके बाद में इस जो पीछे से 2 संख्या बचती है, पीछे से 2 संख्या यानी राइट हैंड साइड से 2 संख्या छोड़नी है। उसके बाद जो आगे संख्या बचेगी 17 और 3 और 1 की जो अपन ने पहले लिखा था उन दोनों की गुणा का भाग दे देंगे। तो ये आया लगभग 5। तो 5 पे अपन ने करके देखा था, 3 गुणा 5 गुणा 1 गुणा 100 और 35 गुणा 5 गुणा 5 करा था, तो वो संख्या आ रही थी ज़्यादा। तो अपन उससे छोटी लेंगे, तो छोटी लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 4। तो करना है क्या है, इसमें 2 बार गुणा को जोड़ना है। तो 3 गुणा 4 गुणा 1 गुणा 100 अपने से लेना है, तो वो आया हमारे पास 1200। उसके बाद 34 गुणा 4 गुणा 4, इसका गुणा कर दी, यह है 544। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 1744 आ रहा है। इसका मतलब ये इसमें भाग जा रहा है। तो ऊपर यहाँ पे लिख दिया 4 4 4 और यहाँ पे 4, तो अब 14 का आ गया इसका आंसर, यानी क्यूब रूट ऑफ 27 44 इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 14। तो इस प्रकार से अपन निकालेंगे क्यूब रूट। अब डेसिमल क्यूब रूट और देखना है, तो डेसिमल में क्या होगा, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं डेसिमल का 289 का क्यूब रूट निकालो। तो इसमें सबसे पहले अपन को 289 इस प्रकार से लिखना है और
क्या करना है, पीछे से 3 3 के जोड़े बनाने। तो 3 एक जोड़ा बन रहा है। अब देखिए ये जोड़ा किसके क्यूब से छोटा या बराबर है, तो 289 216 से बड़ा है और 343 से छोटा है, तो अपन 216 लेंगे। तो एक 6 यहाँ पे रखा, एक 6 यहाँ पे रखा, एक 6 यहाँ पे रखा और एक 6 यहाँ पे रखा। इन तीनों की जोड़ कर देंगे 18 और 6 का क्यूब कितना था 216 को यहाँ पे रखेंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 73। अब आगे नहीं हो रहा है, डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाते ही यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और पीछे एक 3 जीरो का ग्रुप और ले लेंगे। तो वो 3 जीरो एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद में 118 है। अब 18 में क्या गुणा करेंगे, 7300 आ जाए, 73,000 आ जाए। 73,000 आने के लिए अपन सबसे पहले करेंगे इन दो संख्याओं को छोड़ेंगे और 730 का भाग देंगे 18 गुणा 6 में। तो 18 गुणा 6 में इसका भाग दिया तो लगभग आ रहा है 730 बटा 108, यानी ये मान हो जाएगा लगभग 6 के मान हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे 6 संख्या काम में लेनी है या उससे छोटी लेनी है, इससे ये अनुमान हो रहा है। तो अब 6 संख्या के लिए अपन लिखेंगे यहाँ पे 6 6 6 और 6। तो ये कैसे किया, देखिए 18 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 100 करेंगे। 18 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 100, तो ये आ रहा है 6,000 64,800। फिर अपने करेंगे 186 गुणा 6 गुणा 6, 186 गुणा 6 गुणा 6, तो वो आ रहा है 6696। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 71,496। तो वो यहाँ पे लिख देंगे 71,496। अब इससे घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1504। उसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएंगे, आगे 3 जीरो का और ग्रुप उतार लेंगे और उसी यहाँ पे वापस रख देंगे। तो ये डेसिमल का आ गया क्यूब रूट। तो ये डेसिमल का क्यूब रूट है। और उसके आगे का टॉपिक हम करेंगे जैसे कि गुणज हो गया। गुणज जानते हो आप सभी लोग, मल्टीप्लायर। गुणज, इस जो ये प्लेलिस्ट है इस सीरीज़ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कवर करवाऊँगा और प्रैक्टिस तो आप किसी भी बुक से कर सकते हो। गुणज यानी मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यानी कोई संख्या होगी वो किस किस के पहाड़े में आएगी, तो वो हो गया गुणज। जैसे कि एक है, एक किसके पहाड़े में आती है, सभी पहाड़ों में आती है, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी में आती है। इसका मतलब ये संख्या क्या थी, पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में बताया था कि ये हो गई प्राकृत संख्या। तो एक किसका गुणज है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो एक से मिलकर बनी होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक की गुणज है, तो ये हो गया गुणज। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या में एक को गुणा करेंगे तो वो एक को गुणा कर सकते हैं, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक की गुणज है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या में एक का भाग दिया जा सकता है। उसी प्रकार से अपन देखेंगे 2 का। तो 2 किस किस के पहाड़े में आती है, 2 के 4 के 6 के 8 के 10 के 12 के, इसी प्रकार से आगे 24 के चलती जाएगी। तो ये जो सब है ये 2 के गुणज हैं, 2 के मल्टीप्लायर हैं, यानी 2 इनके टेबल में आता है या 2 के टेबल में ये आते हैं गुणज है। जैसे 12 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 6, यानी गुणा करने पर 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 इसका गुणज है। अब 18 के गुणज देखिए कितने क्या हो गए 18 के गुणज। तो 18 को अपन इस प्रकार से 18 देखिए एक 18 के टेबल में आता है या एक टेबल में 18 आते हैं,
यानी 1 का भाग 18 के टेबल में दिया जा सकता है, 2 का दिया जा सकता है, 3 का दिया जा सकता है, 6 का, 18 का। यानी 1 के पाड़े में 18 आ रहा है, 2 के पाड़े में 18 आ रहा है, 3 के पाड़े में 18 आ रहा है, 6 के पाड़े में 18 आ रहा है, 18 के पाड़े में 18 आ रहा है। यानी 18 के गुणज हो गए 1 2 3 4 5 हो गए, 5 गुणज है 18 के, गुणज हो गया। अब अगला भाजक है। भाजक का क्या नाम होता है? डिवाइजर। डिवाइजर यानी जिसका भाग दिया जा सके। यानी 18 के पाड़े में 2 का भाग दिया जा सकता है, 3 के पाड़े में 18 का भाग दिया जा सकता है, 6 के पाड़े में 18 का भाग दिया जा सकता है, 18 के पाड़े में 18 का भाग दिया जा सकता है। तो गुणज और भाजक एक ही हो गए। नेक्स्ट आता है अपना गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलेंगे फैक्टर। फैक्टर है तो किसी जो कोई संख्या होती है, संख्या में भाग जाने वाली प्रत्येक संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। यानी जो संख्या का भाजक या गुणज होगा वही क्या होगा? गुणनखंड होगा। जैसे कि ये दे दिया 24 है तो 1 24 का गुणज है, 2 है, 3 है। यानी 3 का भाग दिया जा सकता है 24 में, 2 का भाग दिया जा सकता है 24 में, और 1 का भाग दिया जा सकता है 24 में, 4 का भाग दिया जा सकता है 24 में, 6 का भाग दिया जा सकता है 24 में, 8 का भाग दिया जा सकता है 24 में, 12 का भाग दिया जा सकता है 24 में, 24 का भाग दिया जा सकता है 24 में। तो ये इसके गुणज हो गए और गुणनखंड भी इसी प्रकार से निकलेगा। तो 24 के गुणनखंड कितने हो गए? ये गुणनखंड भी होते हैं। तो 24 के कुल कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणनखंड है। 24 के गुणनखंडों की संख्या गुणनखंडों की संख्या 24 के गुणनखंडों की संख्या 8 है। अब देखिए इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। अभाज्य संख्या 1 नए अभाज्य होती है अभाज्य, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। यानी जिस संख्या में उस स्वयं और एक का भाग जाए वो अभाज्य संख्या होती है A1, लेकिन वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसमें 2 और 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। और एक क्या है? एक नए भाज्य है और नए अभाज्य है। अब जो बाकी के बचे हैं वो क्या है? भाज्य गुणनखंड है। बाकी कौन कौन से बचे हैं? 4 6 8 12 24 भाज्य। तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 24 के कुल गुणनखंड की संख्या हो गई 8, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 2 और भाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 1 2 3 4 5 और नए भाज्य और नए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 1। तो ये 24 के गुणनखंड हो गए। अब गुणनखंडों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 24 है तो 24 को अपन 1 गुणा 24 भी लिख सकते हैं, 1 गुणा 24, और उसके बाद में अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 12, 3 गुणा 8, 4 गुणा 6। तो ये भी गुणनखंडी होंगे। और इसे 3 टुकड़ों में भी लिख सकते हैं, 2 टुकड़ों में भी लिख सकते हैं। जैसे 30 को अपन लिख सकते हैं 6 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो ये हो गए गुणनखंड इसके। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी एक विशेषता होती है, उस पर एक प्रमेय भी है। तो वो देखिए, जैसे कि 385 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 385 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 7 और 11। मेरी तरफ से मैंने ये 5 7 11 3 गुणनखंड निकाल लिए।
385 के। अब मैंने आपको बोला कि अभाज्य गुणनखंड निकालो इसके, तो आप भी 7, 5, 7 और 11 इसके गुणनखंड हो सकते, इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। लेकिन मैं बोलूँ कि 96 के भाज्य गुणनखंड बताओ, तो आप लोग 12 और 8 की गुणा करके भी बोल सकते हो, या मैंने 12 और 8 गुणनखंड इसके माने भाज्य, और मैंने बोला कि आप लोग बताओ कि इसके भाज्य गुणनखंड कितने हो गए, तो आप लोग निकाल सकते हो 6 × 16। तो ये अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनके अपने भाज्य गुणनखंड निकाले। और ये सेम क्यों है? क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड में कुछ तो विशेषता है, इसलिए ये सेम आ रहे हैं। तो इस पर एक अंकगणित की मूलभूत प्रमेय है। मूलभूत प्रमेय है, प्रमेय में हमेशा a > 1 लेना है। प्रमेय में a > हमेशा 1 लेना है। इसके अलावा क्या है, एक फॉर्मूला और बचता है, तो उस फॉर्मूले के बाद वह अपना ये गुणनखंड वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो ये इतना डीपली आप लोगों को पूछेगा नहीं। बस याद रखना है कि मूलभूत प्रमेय a > 0, a > 1 होना चाहिए। तो ये हो गया संख्या के अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का एक फॉर्मूला बता देंगे, और कुल गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला बता देंगे, और गुणनखंडों का उसके बाद में आएगा योग। तो सबसे पहले अपन लेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला। तो यहाँ पे था अभाज्य गुणनखंड, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूला क्या है वो देखिए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए x बराबर p1 की पावर α1 गुणा p2 की पावर α2 गुणा p3 की पावर α3 S0 pn की पावर αn। तो अपन इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंडों को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, और उनकी जो पावर आएगी, जैसे देखिए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5, तो इसमें α1 हो गया 2 और α2 हो गया 5। ये एग्जाम्पल है। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 5, ये दोनों अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो 2 और 5 हो गया α1 α2, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब अभाज्य गुणनखंडों की फॉर्मूले से अपन कुल गुणनखंड भी निकाल सकते हैं। यानी 24 के गुणनखंडों की संख्या थी कुल 8, तो इसका कुल गुणनखंड का एक फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले से आएगा वो। कुल गुणनखंडों की संख्या α1 + 1 α2 + 2 1, और उसके बाद में आगे ऐसे चलता रहेगा αn + 1। तो यानी इसके कुल गुणनखंड कितने थे? तो कुल गुणनखंड के लिए α1 में 1 जोड़ेंगे और α2 में 1 जोड़ेंगे, तो यह आ गया 3 × 6। कुल इसके 18 गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड इतने हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 5। अब कुल गुणनखंडों का योग बताते हैं। अब आपको गुणनखंडों का योग भी इसी पर आधारित है। गुणनखंडों का योग गुणनखंडों के योग के लिए फॉर्मूला होगा अपने पास p1 की पावर α1 + 1 -1 अपॉन p1 - 1 इंटू p2 की पावर α1 + 1 -1 अपॉन p2 - 1, ऐसा चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया? गुणनखंडों का योग का फॉर्मूला हो गया। यानी अपने को अभाज्य गुणनखंड पता है, तो अपन अभाज्य गुणनखंड ये फॉर्मूला है, तो इस प्रकार से अपन इसमें तोड़ लेंगे 2 टुकड़ों में, और इससे अपन को α1 और α2 का मान पता चल जाएगा।
तो अभाज्य गुणनखंड से अपन कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, और गुणनखंडों का योग पूछेगा तो वो भी निकाल लेंगे। जैसे P1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 है तो 2 की पावर हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड से अपन कुल गुणनखंडों की संख्या भी निकाल सकते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल कराने की तो ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपन LCM HCF वो करेंगे और आगे भी सिंप्लीफिकेशन है वो कर देंगे इसमें, जो कि नंबर सिस्टम में कवर हो जाएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार की वीडियोस और डालने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।